ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो हम लोग लूसेंट सीरीज को यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे। 66th बीपीएससी के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स सीरीज लेके आया है नीडी क्लासेज आपके लिए, और उसी में हम लोग लूसेंट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लूसेंट सीरीज में जीव विज्ञान चल रहा है हमारा, और जीव विज्ञान शुरू भी स्टार्ट भी हो चुका है, तो उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोग नीडी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं, हिस्ट्री के वीडियो अपलोड हुए हैं, बायो के वीडियो अपलोड हो गए हैं। तो आप लोग उन वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, आपको जो भी लगता है वो कमेंट कीजिए, और अपने सुझाव भी कमेंट में दीजिए ताकि उसका रिस्पांस हम दे पाएँ आपको। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं, हम लोग जीव विज्ञान में आगे शुरू करते हैं। अब जीव विज्ञान में आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग शुरू करेंगे डीएनए एवं आरएनए की संरचना से। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। तो डीएनए जो है उसकी सबसे अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, लेकिन इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। और हरित लवक में भी, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, उसमें भी डीएनए होता है। अब डीएनए क्या है? तो इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यूक्लियो जो है वो डीएनए होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो, तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसका पहले हम लोग देख लेते हैं कि अब डीएनए क्या है। एक्चुअल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो डीएनए का जो जिसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना है। और वही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन डीएनए हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या का बना है? तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बन गया तो डीएनए हो गया। तो समझ में आया आपको? न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिले तो ये बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड होता है और एक फॉस्फेट होता है। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो शुगर और बेस का मिलकर बना होता है, और फिर आपका ये फॉस्फेट है। तो अब जो बेस है, जिसको हम लोग क्षार भी कहते हैं, वो क्या है? डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं। जो बेस है वो चार प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे? एडिनाइन, गुएनाइन, थाइमीन और साइटोसिन। एडिनिन AGTC, एडिनिन, उसके बाद गुएनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन, ये चार जो हैं वो बेस हैं। और डीएनए में अणु संख्या के आधार पे एडिनिन सदैव थाइमीन से और साइटोसिन सदैव गुएनाइन से जुड़ा रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ए हमेशा T से जुड़ा रहेगा और G हमेशा C से जुड़ा रहेगा। G के लिए हम लोग C ऐसे दिखाते हैं और A के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। A हमेशा T से जुड़ा रहेगा और G हमेशा C से जुड़ा रहेगा। एडिनिन व थाइमीन के बीच दो हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जो आपको दिख रहा है। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच तीन हाइड्रोजन आबंध, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, G और C, और A और T दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। 1930 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रीक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिकल मॉडल प्रतिपादित किया। कब किया? 1953 ईस्वी में, 1953 में वाटसन एवं क्रीक ने। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उन्होंने प्रतिपादित कर दिया था। अब डीएनए का कार्य क्या है? यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जितना भी जेनेटिक जो भी वर्क है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, मतलब वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में, तो यही काम करता है डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए का जो यूनिट है वो जीन्स है, और जीन का काम क्या है? आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और पास ऑन करना नेक्स्ट जनरेशन को। यह प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो ये अपने लिए गौरव की बात है कि एक भारतीय हरगोविंद खुराना में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अब आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन जो बोलते हैं, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है, और ये बनने को इसका ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। तो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो आके जुड़ जाती है किससे? ये डीएनए की एक श्रृंखला पर आके जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। डीएनए है आपका, इस पे आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाएगा,
और इसलिए डीएनए आरएनए संकर का निर्माण। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखे थे, ATGC डीएनए में, तो इसमें AUGC होगा। क्यों? क्योंकि थाइमीन जो है उसके जगह पे यूरेसिल हो जाता है और कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। अब फिर यहाँ जो है आरएनए आके अटैच होगा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड और फिर आरएनए जो है वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RNA राइबोजोमल आरएनए, TNA ट्रांसफर आरएनए। अब ये राइबोजोम्स पर लगे रहते हैं इसलिए राइबोजोमल आरएनए कहते हैं और ये प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। तो देखिए ट्रांसफर आरएनए का काम है कि ये ट्रांसफर करके लेके आना राइबोसोम को, और राइबोसोम को लेके आ जाते हैं ये ट्रांसफर आरएनए, और जो आपका राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण करा देते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्रकार के आरएनए का अपना अलग अलग रोल है। तो राइबोसोम लेके आते हैं और वहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो आरएनए पे होता है प्रोटीन संश्लेषण। उसके बाद किसकी सहायता से, ट्रांसफर आरएनए की सहायता से। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है। अब एक तीसरा आरएनए है जिसको मैसेंजर आरएनए, mRNA कहा जाता है। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में सहायता करता है। तो ये क्या करता है, ये मैसेज देता है, जैसे नाम है मैसेज देता है। तो जिस प्रकार का अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का आपका यूनिट है। प्रोटीन का जब स्मॉलेस्ट एसिड क्या है, अमीनो एसिड है। तो जिस अमीनो एसिड का जरूरत होगा उसको लेके आने का इंफॉर्मेशन कौन देगा, mRNA देगा, और लेके कौन आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा। ठीक है। और फॉर्मेशन कहाँ होगा, राइबोसोमल आरएनए पे। ठीक है, सबका अपना अपना कार्य आपको समझ में आ गया। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर हम लोग देखेंगे क्या है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है। नाम से ही हम लोग को समझ में आ गया। इसमें बेस पहले ही बता चुका हूं मैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन, ATGC। और लेकिन इसमें क्या है, एडेनिन, यूरेसिल, और ये ग्वानिन के जगह पे आपका यूरेसिल हो जाता है, और फिर आपका ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक है। तो अब यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, मैंने बता दिया है आपको, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए, लेकिन मुख्यतः आपको कहाँ पाया जाता है डीएनए, तो यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव, यह साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। अब क्या क्या है, आपका सेल है, सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका जो, तो साइटोप्लाज्म में भी आपका आरएनए पाया जाता है, और यहाँ डीएनए है। ठीक है, और डीएनए आपके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए है। तो क्लियर हो गया आपका। तो ये न्यूक्लियस के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों है, और साइटोप्लाज्म में भी आरएनए है। ठीक है। अब पादप एवं जंतु कोशिका के मुख्य अंतर हम लोग देख लेते हैं। मतलब जो पादप कोशिका जो है क्या, प्लांट सेल, और जंतु कोशिका जिसको एनिमल सेल बोलते हैं, इसमें कोशिका भीति पाई जाती है, सेल वाल। इसमें कोशिका भीति नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। इसमें लवक पाई जाती है, और इसमें लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है। अब तारक काय, सेंट्रोजोम इसमें अनुपस्थित रहता है, इसमें सेंट्रोजोम उपस्थित रहता है। वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं, 90% भाग वैक्यूल्स ही घेर लेता है। वैक्यूल्स छोटी होती हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। अब कोशिका विभाजन को हम लोग देखेंगे, सेल डिवीजन को। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने देखा। सेल डिवीजन को किसने देखा था सबसे पहले, तो विर्चाऊ ने देखा। ठीक है। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। असूत्री विभाजन, जिसमें सूत्र नहीं है, ये असूत्री है, इसको एमाइटोसिस बोलेंगे। समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस, समसूत्री नाम से ही पता चलता है, तो माइटोसिस। वह अर्धसूत्री, जिसका अर्धसूत्री है, एक है असूत्री, ठीक है, एक है समसूत्री और एक है अर्धसूत्री, तो मियोसिस। तो माइटोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, और एमिटोसिस हो गया। अब पहले हम लोग असूत्री विभाजन देख लेते हैं। अब यह नाम से ही है, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं, ऐसी कोशिकाएं जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उसमें होती हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में होता है ये। ठीक है, असूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। 1879 में इन्होंने देखा था वाल्थर फ्लेमिंग ने। कहाँ देखा इन्होंने? सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में, ठीक है, एनिमल सेल्स में इन्होंने देखा था। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। तो प्रश्न आ सकता है कि माइटोसिस नाम किसने दिया? वाल्थर फ्लेमिंग ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले देखा भी था 1879 में और 3 साल बाद उन्होंने नाम दे दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। सोमैटिक सेल जो भी होते हैं वो आपके बॉडी सेल्स होते हैं। जो भी आपके बॉडी सेल्स है, हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है। जो भी बॉडी ऑर्गेन्स के जो भी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सोमैटिक सेल्स में आपका माइटोसिस होगा। आगे दूसरे भी सेल्स होंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा, आगे दिया ही है इसलिए मैं बताऊंगा अभी। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। अब जो समसूत्री, अब सेल डिवीजन ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो एक तुरंत तो हो ही नहीं जाता होगा, बहुत सारे अवस्था में होते हैं। तो वैसे 5 अवस्था है, 5 चरण है। सबसे पहला अंतरावस्था जिसको इंटरफेज बोलते हैं। बी जो है पूर्वावस्था जिसको प्रोफेज बोलते हैं। सी मध्य अवस्था मेटाफेज है। डी पश्चात अवस्था एनाफेज है। और ई अंत्य अवस्था जिसको टेलोफेज बोलते हैं। तो सबसे अंतिम अवस्था टेलोफेज है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अब प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है, ठीक है। तो हर डॉटर सेल में कितनी रहेगी? एक पेरेंट सेल में जितनी कोशिका रहेगी उतने ही इसमें कोशिका में गुणसूत्र की संख्या रहेगी, ठीक है। समसूत्री विभाजन के पश्चात एनाफेज, ठीक है, सबसे छोटी है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था जो है, एनाफेज जो है, वो सबसे छोटी होती है क्योंकि ये 2-3 मिनट में ही समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी कौन सी विभाजन अवस्था होती है? तो ये पश्चावस्था है, एनाफेज जो है वो 2-3 मिनट में ही हो जाती है। अब हम लोग अर्धसूत्री विभाजन देखेंगे, मियोसिस। तो फार्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस को देखा। अर्धसूत्री विभाजन की खोज अब देखा इन्होंने था, और लेकिन इसका खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने किया था। इसीलिए बायो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए, देख कोई और रहा है, खोज किसी और ने की, तो इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया 1888 में। देखिए 3 पॉइंट हो गए। खोज किसने किया? फार्मर एंड मूरे ने। उसके बाद ये इन्होंने देखा, फार्मर एंड मूरे ने, खोज किया वीजमैन ने, और विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्ग ने किया 1888 में। यह विभाजन जनन कोशिकाओं, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वहां ये होता है, ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स में माइटोसिस हुआ और रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपका मियोसिस हो रहा है। देखिए, तो मैं बोला था कि आपको आगे और दूसरे सेल्स बताऊंगा। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा हो जाता है। यह अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2, ये 2 सेल में हो जाता है। माइटोसिस 5 लगा था, इसमें 2 ही सूत्र में हो जाता है। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ठीक है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब यहाँ गुणसूत्र जो थे, पेरेंट सेल जितने गुणसूत्र रहते थे उतने ही गुणसूत्र रहते थे, लेकिन यहाँ गुणसूत्र से आधे गुणसूत्र रह जाते हैं इसमें, ठीक है। क्यों आधे रह जाते हैं गुणसूत्रों की संख्या? क्योंकि यहाँ जो है रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। अब 2 जो विभाजन होते थे, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2, तो अर्धसूत्री 1 है, उसमें भी 4 अवस्थाएं हैं। क्या? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एवं टेलोफेज 1। अब चूंकि सब 1 इसलिए है क्योंकि ये अर्धसूत्री 1 का पार्ट है। प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था होती है जो कि 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। अब देखिए ये और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्रोफेज पहले 4 अवस्था भी, फिर प्रोफेज 1 भी 5 में बढ़ती है। क्या है? लेप्टोटीन बोलते हैं पहली अवस्था को, जाइगोटीन, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, पैकिटीन, डिप्लोटीन एवं डाइकीनेसिस बोलते हैं 5वां। लेप्टोटीन जो है गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। पहले जो गुणसूत्र है इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। क्रोमोनिमेटा, क्रोमेटिड्स जो है, उसके बाद सेंट्रोमेयर, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्रोमोनिमेटा कहते हैं क्योंकि ये पतले धागे होते हैं, पहले उलझे हुए पतले धागे होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी वे कंडेंस नहीं होते हैं, ये उधले हुए पतले धागे होते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, डाइप्लॉइड, ठीक है।
गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? डिप्लॉयड होगी। इसको डाइप्लॉयड भी बोलते हैं, डिप्लॉयड भी बोल सकते हैं, द्विगुणित होती है। अब जाइगोटीन हम लोग देखते हैं। तो जाइगोटीन क्या है? समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। अब ये क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे, और इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र है 23 गुणसूत्र इधर और 23 गुणसूत्र इधर अगर आ गए पूरे, मतलब एक एक जो भी क्रोमोजोम में, तो टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम्स हैं। तो जो गुणसूत्र आके फिर जोड़े बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो जोड़े बनाने का जो है इसको सिनेप्सिस कहा जाता है। ठीक है, और सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। अब चूंकि न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा इस टाइम में, क्यों? क्योंकि प्रोटीन और आरएनए का वहाँ संश्लेषण भी हो जाएगा। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो इसको आपको थोड़ा समझना है, बहुत डिटेल्ड में नहीं समझना है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन रहता नहीं है। तो आप बस सुनते जाइएगा, बता रहा हूँ मैं। पैकेटीन, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बंट जाता है। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे। अब देखिए यहाँ से कंडेंसेशन शुरू हो गया है। पहले तो पतले धागे के फॉर्म में थे, अब ये क्या है हो रहा है? छोटे और मोटे होते जाते हैं। और द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। तो कितने क्रोमैटिड बन गए? टोटल 4 बन गए। 1 से 4 बन रहे, एक द्विज से 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। ठीक है, दोनों पेरेंट से। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं। अब देखिए, एक से ज़्यादा स्थान पे अगर वो क्रॉस करेंगे तो वो टूट जाएंगे और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है। तो देख रहे हैं जीन नया फॉर्मेशन कैसे होता है। एक जगह का क्रॉस ओवर अगर दूसरे जगह हो गया तो इससे क्रोमैटिड्स जो हैं टूटते हैं, और फिर क्रोमैटिड्स टूटेंगे तो उसका भाग दूसरे क्रोमैटिड से जुड़ेगा, क्रोमैटिड टूटेगा उसका भाग दूसरे क्रोमैटिड से जुड़ेगा, और इस प्रकार से क्या होगा? नए जीन का आपका वितरण शुरू हो जाएगा। अर्थात जीन विनिमयन पैकेटीन अवस्था में होता है। प्रश्न आ सकता है कि किस अवस्था में जीन विनिमय होता है? तो पैकेटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम जो है ये भाग लेते हैं, क्योंकि ये तोड़ने का काम, जो टूटते हैं, ये इन्हीं एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन-स्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। ठीक है, नॉन-स्टर क्रोमैटिड के बीच होता है, हमेशा याद रखिएगा। किस क्रोमैटिड के बीच में होगा? तो नॉन-स्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। अब डाइप्लोटीन हम लोग देख रहे हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइस्माटा कहते हैं, काइस्माटा। ठीक है, बहुत जगह क्या होते हैं कि ये उलझे रह जाते हैं और वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो जो ऐसे स्थान है वो काइस्माटा कहलाते हैं। काइस्माटा की औसत संख्या को काइस्माटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जितनी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 10 है काइस्माटा, तो काइस्माटा की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10 हो गई। काइस्माटा का अंत्यतिकरण टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब 5वां जो है वो है डाइकेनेसिस। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग पहला पार्ट का ही 5 डिवीजन देख रहे हैं। तो डाइकेनेसिस जो है, केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। जैसे पहला था अर्धसूत्री विभाजन 1, वैसे ही अर्धसूत्री विभाजन 2 भी वैसा ही होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में कितने? 4 डॉटर सेल। और माइटोसिस में कितने डॉटर सेल बनते थे? 2, लेकिन इसमें 4 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, देख लेते हैं हम लोग। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है? माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस देख रहे हैं। यह विभाजन कायिक सोमैटिक कोशिका में होता है और ये जनन कोशिका, ये रिप्रोडक्टिव सेल में, और ये बॉडी सेल। पहले बता चुका मैं आपको, सोमैटिक का मतलब बॉडी सेल्स है, और बॉडी सेल्स में ये होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में आपका मियोसिस होगा। ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है। ठीक है, इस विभाजन में कम समय लगता है, लेकिन इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। क्यों? क्योंकि
एक ही आपका गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जो है वो क्रॉस नहीं होता है, लेकिन इसमें गुणसूत्र अलग अलग होने के कारण आनुवांशिक विविधता होने लगती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसमें गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। ठीक है, तो ये आपका ये यहाँ ख़त्म हो जाता है आपका माइटोसिस और मियोसिस। अब हम लोग आ जाएंगे जैव विकास पे। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब क्या है, निम्न कोटि के जीव पहले आए और उससे फिर क्रमिक परिवर्तन हो के फिर बड़े आकार के जीव आने लगे, और यही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना शारीरिक एवं रासायनिक, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। अब देखिए, जो भी आप इवोल्यूशन देखेंगे, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, उसमें काफ़ी क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं कि अचानक से पहले कोई भी बैक्टीरिया बना या कोई भी अलगी बना या ब्लू ग्रीन अलगी बना, फिर मॉसेज बना, लाइकेन बना, कवक बना, शैवाल बना, उससे अचानक मनुष्य नहीं बन पाया है। उसमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन परिवर्तन होता गया है, और उस परिवर्तन के बाद ही जो है वो मनुष्य आया है। तो एक जो इस परिवर्तन है, इसमें एक विशेष क्रम है। अब लैमार्क हैं, डार्विन है, वैलेस है, डीवरीज हैं आदि ने जैव विकास को के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अब कौन कौन है? लैमार्क हैं, डार्विन है, वैलेस, डीवरीज आदि ने अपने अपने जीव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अब वर्गीकरण से अब हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें, कौन कौन वैज्ञानिक लैमार्क, डार्विन, वैलेस और डीवरीज हैं। अब कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला जो प्रमाण है वो है वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, अलग अलग प्रकार से प्रमाण वो लोग ढूंढ के लेके आए हैं। रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्म से प्रमाण, मतलब जो भी देख के पता चला, बहुत दिनों तक उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि क्या कैसे भिन्नता है, क्या क्या सामान्यता है, और उनसे वो प्रमाण इकट्ठा करके देखे कि अच्छा ये चिंपांजी जो है वो मनुष्य से मिलता है, ठीक है, ये जो प्रजाति है इस प्रजाति से मिलती है, यह प्रजाति इससे बढ़कर इवोल्यूशन होकर यह प्रजाति बनी होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रमाण इकट्ठे किए। अब हम लोग समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। नाम से ही जैसे हम लोग देख सकते हैं कि समजात अंग जो हैं वो क्या है कि समजात अंग देखने में भले ही अलग लगें, लेकिन उनका कार्य एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्य एक ही है, लेकिन इवोल्यूशन के बाद वो जो अंग है वो दूसरे किसी जीव में परिवर्तित हो गए, दिखने में अलग हो गए, लेकिन उनका कार्य समान रहा। जैसे देखते हैं सील में जो फ्लिपर है, चमगादड़ के जो पंख हैं, घोड़े के जो अगली टांग है, बिल्ली का पंजा है, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, ये सब हड्डियां हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक ही जैसा होता है। जब भ्रूण रहता है जो एम्ब्रियो, तो उसमें डेवलपमेंट भी अगर आप देखेंगे सारे जीवों में तो एक ही जैसा होगा, लेकिन सभी का कार्य जो है अलग होता है। ठीक है, तो सील का फ्लिपर जो है इनको तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। तो फिर से हम देखें ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी हो, कार्य अलग अलग हैं, लेकिन कारण काफ़ी असमान दिखाई दे, अलग हो, लेकिन मूल रचना में सेम हो, मतलब अलग कार्य में उनका यूज हो तो दिख रहे हैं असमान, लेकिन एक ही भ्रूणीय संरचना, परिवर्धन और मूल रचना हो, वो समजात अंग कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे समरूप अंग। अब एनालॉगस ऑर्गन भी है, ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए उपयोगित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब ये सामान्य कार्य के लिए उपयोगित होंगे और समान दिखाई भी देते हैं, लेकिन मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर
पड़ों द्वारा। चमगादड़ की पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तो देख रहे हैं सबका काम उड़ना है, लेकिन सबका जो बनावट है, बनने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग तरीके से है। तो वो लोग एनालॉगस मतलब समरूप अंग हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको अवशेषी अंग कहते हैं, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण कर्ण पल्लव, जो पिन्ना है हमारा, जो पिन्ना है, जैसे कान का ये एक्सटर्नल पिन्ना है, कान को अगर आप, जो आपका बाहरी कान जो है पिन्ना, वेस्टिजियल है। त्वचा के बाल, अब हाथी में इस कान का महत्व है, ठीक है। अब क्यों है? क्योंकि हाथी अपने शरीर के बॉडी टेम्परेचर को उससे कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे शरीर का कान जो है वो वेस्टिजियल है। त्वचा के बाल हो गए। बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स है हमारे शरीर में, उसका पहले यूज क्या था? सेलुलोज के डाइजेशन में यूज होता था, ठीक है। अब तो उसका कोई यूज रहा नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य पहले बहुत पेड़ पौधे कंदमूल सीधे खा जाता था। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। 100 वेस्टिजियल ऑर्गन है मनुष्य में। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। अब कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस कौन करते थे? साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग जो भी मैमल्स हैं के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है, ठीक है। ये सब रेप्टाइल्स से ही इनका विकास हुआ है। जीवाश्म अब हम लोग देख लेते हैं। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष, पादप मतलब प्लांट्स, जीव मतलब एनिमल्स, जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं। हमारे जो धरती के नीचे जो चट्टान है उनके नीचे वो दबे मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जैव विकास के सिद्धांत अब हम लोग देख रहे थे। तो जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। अब लैमार्कवाद को लैमार्किज्म कहते हैं। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। अब इनका कहना था कि जीव जो हैं और उनके अंग जो हैं सतत बड़े होते रहेंगे, और यह नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। मतलब जिस अंग का हम लोग उपयोग करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो छोटा हो जाएगा। अधिक उपयोग में आने वाला अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाला अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंश गति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। अब ये नोट में है, तो समझ में आ गया आपको लैमार्किज्म क्या था। अब डार्विनिज्म हम लोग देखते हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है ये। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर, कौन सा जहाज था? बीगल नामक जहाज था और विश्व सर्वेक्षण जहाज था ये। उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण कर डाला, ठीक है। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो नेचुरल फेनोमेना है, और इसलिए अगर धरती पर रहना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये संघर्ष सजातीय मतलब एक ही स्पीसीज, एक ही जाति में, इंटर स्पीसीज अंतर जातीय तथा पर्यावरणीय इन्वायरमेंट से भी संघर्ष हमारा हो सकता है। जैसे मौसम हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, सुनामी हो गया। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। मतलब दो जो सेम स्पीसीज वाले भी जीव हैं वो बिल्कुल समान नहीं होंगे। ये विभिन्नताएं इन्हें इनके जनकों से वंशानुक्रमण में मिलते हैं। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जेनेटिक जो भी है क्रॉस ओवर, मैंने बताया है कि जेनेटिक क्रॉस ओवर होने के कारण क्वालिटी जो है वो पास ऑन होगा अगले जनरेशन को, तो वो भिन्न होता चला जाएगा। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। तो देखिए, जो भी
अब होता क्या है कि जो भी डार्विन का कहना था कि जो भी ये विभिन्नताएं आते जाती हैं हर जनरेशन में, वो संघर्ष करने में सफल बनाती हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारी से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। अब नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म हम लोग देखते हैं। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक क्या क्या हैं? विविधता है, डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, उत्परिवर्तन है, प्रकृति वर्ण है और जनन है। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जाति बनती है। तो जीवों की नई जातियां कैसे बनती हैं? नव डार्विनिज्म के अनुसार जीन में साधारण कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उसके अनुसार नई जातियां बन जाती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। अब हम लोग उत्परिवर्तनवाद को देखेंगे। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा उत्परिवर्तनवाद प्रतिपादित किया गया? ह्यूगो डी व्राइज के द्वारा। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रमुख तथ्य? देखते हैं हम लोग। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा कहता है कि इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। पहला नस्ल है शुद्ध नस्ल है। उत्परिवर्तक अनिश्चित होते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन यह किसी अंग विशेष में अथवा अनेक रंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। यह अनिश्चित हैं, कहीं भी हो जाएंगे, मतलब किसी अंग विशेष में हो जाएंगे, अंग में हो जाएंगे, अनेक अंग में हो जाएंगे। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मतलब हर सदस्य में अलग अलग परिवर्तन हो सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट। उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने भिन्न हो जाएंगे कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। अब नोट, जीन के भीतर अनुक्रमण आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन क्या है? तो जीन के भीतर जो चेंजेज है, अनुक्रमण आधार परिवर्तन है, वही उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें काफ़ी कंटेंट हो गया और आगे हम लोग फिर नई टॉपिक आनुवंशिकी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर और काफ़ी टर्म्स भी हो जाएंगे जो याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अच्छा है कि हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स में बांट कर पढ़ें, ताकि इंटरेस्टिंग भी रहेगा और ये पढ़ने में भी हमें याद भी रहेगा, पढ़ने में सुविधा भी होगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। उससे पहले आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा दें। वीडियोज आपको पसंद आने लगे तो आप उसको लाइक करें, उसमें कमेंट दें। अगर कोई पसंद ना भी आए, कुछ सुझाव हो तो हमें बताएं, ताकि हम लोग, हमारे पास सुधार की गुंजाइश रहे। और चूंकि ये नीडी क्लासेस का फ्री इनिशिएटिव है 67th बीपीएससी के लिए, टाइम भी अब काफ़ी मिल चुका है आपके पास, कोरोना आ गया है, तो फ्री इनिशिएटिव का लाभ उठाएं। अपने दोस्तों से भी शेयर करें, दोस्तों को भी कहें कि वो इनका लाभ उठाएं, क्योंकि इनिशिएटिव फ्री है। तो अगले वीडियो में आनुवंशिकी से शुरुआत हम लोग करेंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।